नमस्कार। आज फिर एक बार 20वें दिन शाम के 5 बजे हैं और मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ। सुबह अनूप जी का फ़ोन आ रहा था कि सर आप किस विषय पे बोलेंगे, तो मैं अनूप जी को कह रहा था कि हम कोई एकेडमिक लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तथ्यों को खोज रहे हैं और उन तथ्यों में जो चीज़ सामने आएगी उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी को नमस्कार करूंगा, सुनील प्रकाश भारद्वाज जी को नमस्कार करूंगा, संजय राय जी भी हैं, हेमानी मनवारी जी भी हैं, हेमा जोशी हैं, आशुतोष त्रिवेदी जी भी हैं, अनूप कुमार जी हैं, वीके गर्ग जी भी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। सुनील प्रकाश भारद्वाज जी भी आ गए हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। और राजकिशोर सिन्हा जी भी आ गए दिल्ली से, उन्हें भी मेरा नमस्कार। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, हम लोगों का एक समूह बन गया है जो मेरी बातों में रुचि ले रहे हैं और जो समझते हैं कि हाँ, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। निश्चित रूप से मेरा यही मानना था कि कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो की जानी चाहिए। तो मैं आज एक नया विषय लेकर आया हूँ, एकदम नया, क्योंकि अभी तक हम कुछ 3-4 दिनों से नवबौद्धों पे बात कर रहे थे और नवबौद्धों पे काम करने के लिए जो भ्रम वो फैला रहे हैं उस पर काम करने के लिए एक हम लोगों में आपसी सहमति बनी है, उस पर शीघ्र ही कार्य हम शुरू करेंगे। आज मैं एक दूसरी दिशा की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ जो बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया गुड़गांव से, हमारे हरियाणा की जो प्रभारी हैं मुक्ता मिश्रा जी, उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे सिर्फ 2 बातें की, बड़ी संकोची स्वभाव की हैं। उन्होंने सिर्फ मुझसे 2 बातें की कि सर मैं ये चाहती हूँ कि राष्ट्रवादी लेखक संघ की क्या पूर्व पीठिका है, क्या भूमिका है, क्या उद्देश्य है, इस पे एक छोटा सा बातचीत हो जाए। तो मुझे लगा कि हम इस विषय पे आज हम लोग बातचीत करेंगे कि ये राष्ट्रवादी लेखक संघ आखिर बला क्या है। हम जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करते हैं कि जोगेंद्र नाथ मंडल ने जिस समय पाकिस्तान की बातचीत चल रही थी, विभाजन की बात चल रही थी, इस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने मुस्लिम लीग का साथ दिया और मुस्लिम लीग का साथ देने से चुनाव में बहुत सारा क्षेत्र मुस्लिम लीग के पक्ष में चला गया और विभाजन के समय वही हिंदू बाहुल्य क्षेत्र पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वहाँ पे जो उसकी भूमिका है वो ऐसे समझिए कि डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से जो तेज़ तर्रार सनातन संस्कृति वाले थे पहले उनको निपटा दिया गया, भयभीत कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने समझौता कर लिया, समझौता करने के बाद जो वोटिंग हुई उसमें मुस्लिम लीग उभर के आई और वो जो क्षेत्र जहाँ मुस्लिम लीग उभर के आई अंग्रेज़ों ने वो क्षेत्र पाकिस्तान के रूप में घोषित कर दिया। और ये वास्तव में हिंदू बाहुल्य बहुत सारा क्षेत्र था, लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सहयोग के कारण वो क्षेत्र भी पाकिस्तान को मिला। जिस समय पाकिस्तान बना लगभग 19% के करीब दलित हिंदू वहाँ पर रह गए थे। आज 2020 में उन दलित हिंदुओं का प्रतिशत घट के लगभग 2% रह गया है। 17% हिंदुओं को बलपूर्वक आए दिन किस्से आते रहते हैं डरा धमका कर, या हम दूसरे शब्दों में कहें ना डराया ना धमकाया, स्वेच्छा से हम कह लेते हैं। कुल मिला के जो है इस्लामिक जो तंत्र है उसका उन्हें अंग बना लिया गया, उनको इस्लाम स्वीकार करा दिया गया और वे भी मुसलमानों में सम्मिलित हो गए। इन जोगेंद्र नाथ मंडल महाशय जो उस समय शेड्यूल कास्ट के भारत के सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता इस मायने में कि भीमराव अंबेडकर से भी बड़े नेता। भीमराव अंबेडकर जब महाराष्ट्र से चुनाव जीत गए तो बंगाल से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने उन्हें चुनाव लड़ा के संविधान सभा का सदस्य बनाया था जो है। और मज़े की बात यह है कि लोग तो कहते हैं कि साहब देखिए भीमराव अंबेडकर को
हार गए तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने संभल दिया। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि जब विभाजन के बाद संविधान सभा में जिस सीट से भीमराव अंबेडकर जीते थे, वो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में जब चली गई तो एक तरह से भारतीय संविधान सभा से आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। लेकिन कांग्रेस ने उस समय, या हमारे उस समय के तत्कालीन शासकों ने, तत्कालीन संविधान सभा ने उनकी सदस्यता को ख़त्म नहीं होने दिया और उनको निरंतर संविधान सभा का सदस्य रखा। ये बहुत बड़ा तथ्य है, लोग इस तथ्य को नहीं बताते हैं कि साहब नहीं साहब, जब वो हरा दिया अंबेडकर को, हराने के बाद जो है जोगेंद्र नाथ मंडल ने और मुस्लिम लीग ने पश्चिम बंगाल से उनको जिताया, ठीक है ना जिताया, लेकिन वो जो सीट थी वो तो विभाजन के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। और जब वो पूर्वी पाकिस्तान में चली गई तो संविधान सभा में रहने के लिए हमारे जो लोग थे उन्होंने पूरा का पूरा उनको सम्मान दिया और संविधान सभा में रखा। और न केवल संविधान सभा में रखा बल्कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष भी बनाया। ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान में जोगेंद्र नाथ मंडल को वहाँ के पाकिस्तान के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों जगह पे जो शेड्यूल कास्ट, जिन्हें वंचित वर्ग कहते हैं, जिन्हें दलित कहते हैं, दोनों जगहों पे सम्मान देने की कोशिश की गई। हमारे यहाँ ये सम्मान निरंतर रहा, लेकिन वहाँ पर दृश्य बदला और 1953 आते आते जोगेंद्र नाथ मंडल को वापस भारत आना पड़ा और 15 साल तक, 1968 तक 15 एकड़ भारत सरकार द्वारा दी हुई ज़मीन पे शरणार्थी के रूप में अपना जीवन बिताना पड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और वो भारतीय राजनीति में फिर कभी सक्रिय नहीं रहे। अब ये बात मैं दोहरा चुका हूँ, मैंने फिर दोहराई है, कुछ लोग नए जुड़े होंगे। और इसी बात से यहाँ से मैं एक दूसरा संदर्भ लाता हूँ कि एक व्यक्ति और था जो 1947 में पाकिस्तान का नागरिक बना। 1947 में वो व्यक्ति पाकिस्तान का नागरिक बना और मज़े की बात वो भी 1953 के एक साल बाद 1954 में भारत वापस लौटा। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल में और इस व्यक्ति में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसे तुरंत भारत की नागरिकता दी गई और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर इसका बहुत बड़ा असर रहा। एक तरह से सारी की सारी सांस्कृतिक व्यवस्था को इस व्यक्ति ने घुमा दिया। पाकिस्तान से लौटा हुआ यह व्यक्ति कौन था, इस विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जोगेंद्र नाथ मंडल के अलावा एक व्यक्ति और जिसने भारत की सांस्कृतिक जो क्षेत्र है सरकार से संबंधित, उन सांस्कृतिक क्षेत्रों को घुमा के रख दिया। और कैसे घुमा, वो आपके जहन में दृश्य अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी हाल में कोरोना के टाइम पे 2 घटनाएं हुई। दो बहनों के विषय में 2 घटनाएं हुई। जवाहरलाल नेहरू महिला विश्वविद्यालय राजस्थान की कुलपति रही नसीम भाटिया का पिछली 27 अप्रैल को निधन हुआ। यह नसीम भाटिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव भी रह चुकी थी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इन नसीम भाटिया जी के बारे में जानते हैं। अब आप इतना तो समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के कुलपति होना और यूजीसी में संयुक्त सचिव होना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। इनकी एक छोटी बहन है नसीम भाटिया की और उनका नाम है नूर जहीर। और ये भी कोरोना काल में बहुत ही प्रासंगिक नाम है क्योंकि इन्होंने अभी पिछले दिनों कोरोना के रहते हुए लंदन में 70 वर्ष की उम्र में अपना विवाह किया है।
भारत की एक प्रगतिशील महिला ने 70 वर्ष की आयु में लंदन में विवाह किया है और इनके पति की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष। इनके पति विश्वविख्यात फोटोग्राफर हैं और ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंध रखते हैं। इनके पति का नाम है यावर अब्बास। 100 वर्ष की आयु, यावर अब्बास। इनकी शादी तय थी, लेकिन जब कोरोना का देखा कि कोरोना में क्वारंटाइन होना है, तो इन्होंने क्वारंटाइन होने से पहले दोनों ने शादी की और उसके बाद क्वारंटाइन हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, नूर जहीर की बात करने की क्या आवश्यकता थी और नसीम भाटिया की बात करने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं बता चुका, ये दोनों बहनें हैं। 77 वर्ष की उम्र में नसीम भाटिया का निधन इसी 27 अप्रैल को होता है और उससे थोड़े दिन पहले 70 वर्ष की नूर जहीर ने, यानी उनकी छोटी बहन नूर जहीर ने 100 वर्ष के अपना विवाह संपन्न किया है। इन नूर जहीर की जो मैं सबसे खास बात बताना चाहता हूँ कि लखनऊ में अभी हाल में जो पिछले वर्ष नवंबर के आसपास जब प्रेमचंद की जयंती मनी, तो प्रेमचंद की जयंती प्रगतिशीलों ने मनाई, उसका बहिष्कार किया था। और बहिष्कार किस बात पे किया था कि उर्दू की कथाकारा रजिया सज्जाद जहीर का जो सत्र उस प्रेमचंद जयंती में होना था, उसकी अध्यक्षता प्रगतिशील लेखक विभूति नारायण राय से कराई गई। और इनका कहना ये था कि रजिया सज्जाद जहीर से संबंधित जो सत्र है प्रेमचंद जयंती में जो लखनऊ में मनाया जा रहा है, उसकी अध्यक्षता किसी पुरुष से नहीं कराई जानी चाहिए। अरे साहब, ये तो घटनाएं होती रहती हैं, कभी कोई अध्यक्षता करता है, कभी कोई अध्यक्षता करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, करने दीजिए। विभूति नारायण जी बड़ा नाम है, पुलिस के बड़े अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, उन्हें अध्यक्षता कर ली तो क्या हो गया, कोई आफत थोड़ी आ गई। जो है आ गई आफत इसलिए आ गई कि अब इन लोगों को एहसास होने लगा है, इन लोगों को लगने लगा है कि ये जो वामपंथी प्रगतिशील लेखन है, इसकी चूलें हिल रही हैं। और अगर ऐसे में लाइमलाइट में ये नहीं आएंगे तो इन्हें लोग पूछेंगे भी नहीं। अब जाहिर सी बात है, 70 वर्ष की इनकी उम्र थी, 69 वर्ष लगभग, एक वर्ष भी नहीं, थोड़े महीने पहले की बात है। तो उस आयु में रजिया सज्जाद जहीर के उस सत्र की अध्यक्षता ये स्वयं करना चाहती थी, लेकिन आयोजकों ने विभूति नारायण राय को अध्यक्षता करने के लिए कह दिया, तो ये व्यथित हो गई और इन्होंने उस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। ये प्रगतिशीलता है उनका। और उन्होंने उस समय पे इसको नाम दिया, महिला अस्मिता का नाम दिया कि देखिए, महिला लेखिका के ऊपर एक सत्र आयोजित हो रहा है और उस सत्र को जो है देखिए महिला से अध्यक्षता नहीं कराई जाती है। अब बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये नूर जहीर दरअसल में रजिया सज्जाद जहीर की पुत्री हैं। रजिया सज्जाद जहीर जो उर्दू की लेखिका थी, ये उनकी नूर जहीर उनकी पुत्री हैं। और उन्हें लग रहा था कि मैं उनकी पुत्री हूँ, उनकी उत्तराधिकारी हूँ, उनके ऊपर अगर कोई लखनऊ में सत्र हो रहा है तो उसकी अध्यक्षता मुझे करनी चाहिए। ये विभूति नारायण राय बीच में कहाँ से अटका, और अगर मैं अध्यक्षता नहीं करूँगी तो मेरा नाम खबरों में कैसे चलेगा। बस इतनी सी बात है। अरे 2 घंटे का सत्र होना था, कुछ वक्ताओं को बोलना था, आप वक्ता के रूप में बोल लेती, ठीक है, माना आपकी मम्मी थी, लेकिन अब इतना भी वंशवाद मत चलाइए कि विभूति नारायण राय ने अगर उस सत्र की अध्यक्षता कर ली तो आपने उस पूरे कार्यक्रम का जो है बहिष्कार ही कर दिया। और मज़े की बात यह कि इस बहिष्कार को जब वो फेसबुक पे लाई तो जितनी भी महिला लेखिकाएं हैं वो नूर जहीर के पक्ष में फेसबुक पे जुट पड़ी।
और जो थोड़े से महिलाओं के दुम छल्ले टाइप साहित्यकार जो होते हैं उनको आगे बढ़ाने में जो लगे होते हैं वो भी उसमें टूट पड़े। आप कह रहे होंगे कि ये सब जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, तो बहुत साधारण सी बात है कि मैं उस परिवेश के विषय में बताना चाहता हूँ कि महिला अस्मिता के लिए लड़ने वाली इस महिला को निश्चित रूप से नमन करना चाहिए, जो 70 वर्ष की आयु में 100 वर्ष के व्यक्ति से विवाह करती है लंदन में रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाकर, और न केवल विवाह करती हैं, इससे पहले बगैर विवाह के 4 संतानों को जन्म दे चुकी हैं। बिना विवाह के अविवाहित रहते हुए नूर जहीर 4 संतानों को जन्म दे चुकी हैं। निश्चित रूप से बहुत क्रांतिकारी हैं, बहुत प्रगतिशील हैं, और उनमें से एक संतान ए दासगुप्ता इतिहासकार है, उनका नाम सुना होगा, उनकी संतान है। दूसरे नंबर की जो संतान है इनकी, जो बिना विवाह के 4 अलग अलग पुरुषों से, मतलब ये तो 5वें हैं, 4 अलग अलग पुरुषों से जो संतानें हुई उनमें से एक संतान, उसका नाम है पंखुड़ी जहीर। अब देखिए इनके पिता का नाम तो है ए दासगुप्ता, लेकिन ये दासगुप्ता नहीं लिखती, पंखुड़ी जहीर। अब आप ध्यान देते जाइए कि मैंने एक नाम लिया रजिया सज्जाद जहीर, दूसरा नाम मैंने लिया आपको नूर जहीर, तीसरा नाम मैं ले रहा हूँ इनकी पुत्री का पंखुड़ी जहीर। ये इनके पिता का नाम है ए दासगुप्ता, लेकिन ये दासगुप्ता नहीं लगाती, लेकिन बल्कि पंखुड़ी जहीर। और ये पंखुड़ी जहीर वही हैं जो केशव भवन, जो आरएसएस का दिल्ली में मुख्यालय है, उस मुख्यालय के सामने सड़क पे किस ऑफ लव, सड़क पे चुम्बन का जो मेलोड्रामा हुआ था, वो ड्रामा करने वाली पंखुड़ी जहीर इन्हीं नूर जहीर की पुत्री है। थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये परिवार कितना महत्वपूर्ण परिवार है, कितना प्रगतिशील परिवार है। इतना प्रगतिशील परिवार होने के बाद भी ये परिवार अभी सुप्रीम कोर्ट में जब राम जन्मभूमि का निर्णय आता है तो यही नूर जहीर विचलित हो जाती हैं और फेसबुक पे लिखती हैं, हम तो महिला हैं, हमें तो नमाज पढ़ने जाना नहीं है मस्जिद में, लेकिन फिर भी हम कुछ तो बोलेंगे। अरे भाई, आप लड़ाई लड़ो ना, आप इतनी प्रगतिशील हो तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का आपको अधिकार मिले, आप लड़ाई लड़ो, लेकिन आप उसको एक शब्द में कोड करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रही हैं कि ये गलत हो गया। इनकी जो फेसबुक है वो पब्लिक के लिए ओपन है, कुछ लोग फ्रेंड्स के लिए कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं तो हम पोस्ट नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन नूर जहीर की फेसबुक पब्लिक के लिए ओपन है। आप चाहें तो आप भी नूर जहीर पे जाकर इंग्लिश में लिखें नूर जहीर और उसको निकाल के आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ जानकारियाँ हो जाएंगी आपको। एक कार्टून इन्होंने फॉरवर्ड किया है अपनी फेसबुक पे, उस कार्टून में भारत का संविधान नीचे है और उसके ऊपर अमर चित्र कथा रखी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट अमर चित्र कथा, इनका कहना यह है कि राम की कहानी अमर चित्र कथा की कहानी है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को किनारे करके अमर चित्र कथा को मान्यता दे दी। ये मानसिकता इनकी है, समझ लीजिए। नूर जहीर की मानसिकता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को एक किनारे करके अमर चित्र कथा की एक कहानी को मान्यता प्रदान कर दी है। मैं इसलिए नूर जहीर के बारे में आपको बताना चाह रहा था। मजे की बात यह है कि ये मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ें, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। ये लड़ाई लड़ रही है कि सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है। अब देखिए, सारी प्रगतिशीलता धरी रह गई, सारी प्रगतिशीलता खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमान शब्द आया, सारी प्रगतिशीलता खत्म हो गई, अब धर्म आ गया। ये जब 3 तलाक का बिल आता है तो 3 तलाक बिल का समर्थन नहीं करती, बल्कि ये कहती हैं कि महिलाओं को भी 3 तलाक की सुविधा मिले, महिलाओं को भी 3 तलाक की सुविधा मिले, महिलाएं भी तलाक हैं। और ये तलाक वलाक के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ी, इसलिए इन्होंने बिना शादी के 4 संतानें की और उसके बाद 70 वर्ष की आयु में जाकर इन्होंने शादी की। ये भारत में अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और लोगों को, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं भारत की प्रगतिशीलता के विषय में मैं सिर्फ आपको
बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी असली बात बाकी रह गई है। अभी तो मैं घुमा रहा हूँ आपको, अभी तो मैं आपको गौड़ कथाएँ सुना रहा हूँ। मूल कथा पे अभी आना बाकी है। और वो मूल कथा क्या है अब आप समझते जाइए। इन दोनों बहनों की और भी बहनें हैं। इनकी सबसे बड़ी बहन नज़मा जहीर बाकर, नज़मा जहीर बाकर इनकी सबसे बड़ी बहन है और वो भी जेएनयू में प्रोफेसर रही, वो भी जेएनयू की प्रोफेसर रही है। नज़मा जहीर बाकर जेएनयू के प्रोफेसर रही हैं। नसीम जहीर मैं बता ही चुका, कुलपति रह चुकी हैं और कुलपति रहने के अलावा जो है यूजीसी की जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं। और ये सबसे छोटी बहन नूर जहीर, उनके विषय में मैंने आपको बता ही दिया, लेखिका हैं, प्रगतिशील हैं। अभी इनकी एक बहन और बची, 4 बहनें हैं ये। तीसरे नंबर की बहन, ये सबसे छोटी थी, ऊपर की 2 बड़ी थी, एक और है। जी, नज़मा जहीर बाकर, बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और बहन है इनकी, उस बहन का जो बेटा है वो प्रत्यक्ष रूप से अपना नाम आर्य कहता है। अब बताइए, मैं अब तक सोचता था कि केवल क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं, मैं अब तक सोचता था कि क्रिप्टो क्रिश्चियन होते हैं। अब मुझे कहना पड़ेगा क्रिप्टो मुस्लिम भी होते हैं, क्रिप्टो कांग्रेसियन भी होते हैं। क्रिप्टो कांग्रेसियन वो हैं जो अपने आप को भाजपा का बहुत ही अलंबरदार घोषित करेंगे और फेसबुक पे जो है वो भाजपा सरकार के खिलाफ लिखने में जुटे रहेंगे, वो क्रिप्टो कांग्रेसियन है। इसी तरह से क्रिप्टो मुस्लिम भी हैं, ये क्रिप्टो मुस्लिम है। इनकी उस तीसरी बहन के लड़के का नाम है आर्य, लेकिन मूल नाम है सज्जाद। नाम है, जनता की नज़र में प्रत्यक्ष नाम है आर्य, लेकिन मूल नाम है सज्जाद। और इन आर्य अर्थात सज्जाद की माँ का नाम है नादिरा जहीर बब्बर। नादिरा जहीर बब्बर, जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नादिरा जहीर बब्बर। समाजवादी पार्टी के कभी सांसद रहे राज बब्बर, जो अब कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिल्मों के बड़े अभिनेता हैं। एक सामान्य से परिवार, एक रेलवे के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी टूंडला में थे इनके पिताजी, वहाँ उस परिवार से निकलकर और बड़े अभिनेताओं में इन्होंने नाम कमाया। फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से इनका संपर्क लोगों से हुआ और उस संपर्क का कैसे लाभ उठाया जाता है मैं वो बाद में बताऊंगा। जो है नादिरा जहीर बब्बर के पुत्र का नाम है आर्य बब्बर, मूल रूप से उसका नाम है सज्जाद। तो ये जो चारों बहनें हैं, इन चारों बहनों के पिता का नाम है सज्जाद जहीर। मुझे नहीं पता कितने लोग सज्जाद जहीर के बारे में जानते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि एक व्यक्तित्व और है जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह, जो पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद वो वापस भारत लौटा और भारत में लौटने के बाद वो छा गया यहाँ के सांस्कृतिक परिदृश्य में। उस व्यक्ति का नाम है सज्जाद जहीर। जोगेंद्र नाथ मंडल और उनके परिवार के विषय में आपको सुनने को कुछ नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम है। अगर जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय हमारा भारत का है, जो वंचित समुदाय हमारे भारत का है, वो सोचने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन सज्जाद जहीर से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सज्जाद जहीर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के, हमारे भारत के प्रगतिशीलों के नायकों में कौन कौन है? तो चलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। 1935 में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, अंग्रेजी का नाम है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है सज्जाद जहीर। अब आप समझ सकते हैं कि 1935 में जो व्यक्ति लंदन में रह के प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना कर रहा है, तो लंदन में जाने वाला व्यक्ति छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होगा, बड़ा व्यक्ति होगा कोई ना कोई।
एक गरीब किसान का बेटा लंदन में उस समय पे नहीं जा सकता था, कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होगा ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इनके पिताश्री सज्जाद जहीर के पिताश्री का नाम था वजीर हसन, और वजीर हसन उस समय जो यूनाइटेड प्रोविंस अवध एंड आगरा था, उस यूनाइटेड प्रोविंस अवध एंड आगरा की हाई कोर्ट के जस्टिस थे वजीर हसन। वजीर हसन यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा की हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उनके पुत्र थे, एक जुबली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है लखनऊ में, उसमें पढ़ाई करने के बाद इनको ऑक्सफोर्ड भेज दिया गया। ऑक्सफोर्ड में पढ़े और वहीं से लंदन में इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। और जब ये 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना करके भारत लौटे तो इन्होंने यहाँ के लेखकों से संपर्क साधना शुरू किया, और संपर्क साधते अंततः इलाहाबाद के इनके पिताजी के मकान में इलाहाबाद में एक बैठक हुई। हिंदुस्तानी एकेडमी नाम की उस समय संस्था चलती थी। हिंदुस्तानी एकेडमी का एक वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लेखक जुटे हुए थे। ये उनके बीच में गए, वहाँ अपनी बात रखी, प्रगतिशीलता की बात की, और इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणवाद है उस ब्राह्मणवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए हमें एकजुट होना होगा। और उसका परिणाम था कि लखनऊ में 1936 में पहली बार मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ। तो भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है सज्जाद जहीर। अब बताइए कितना प्रगतिशील व्यक्ति है, मन प्रसन्न हो जाता है। अब गड़बड़ कहाँ से होनी शुरू हुई? गड़बड़ शुरू हुई तब जब 1938 में कलकत्ता में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन होता है। तो वहाँ जो महासचिव बनाया गया डॉक्टर अब्दुल अलीम को, उन्होंने कहा कि भारत की जितनी भी भाषा हैं वो रोमन लिपि में लिखी जानी चाहिए। अब प्रगतिशील लेखक संघ भाई प्रगतिशील है ना, तो प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे महासचिव ने दूसरे महाअधिवेशन में कलकत्ता में 1938 में यह राग अलापा कि भारत की भाषाओं की जो लिपि है वो भारतीय लिपियां ना होकर रोमन लिपि होनी चाहिए। ये है प्रगतिशीलता। और अब क्योंकि देखिए आप ये कहेंगे पहले महासचिव सज्जाद जहीर, दूसरे महासचिव डॉक्टर अब्दुल अलीम, और ऊपर से भारतीयता को त्याग के रोमन लिपि की बात करने वाले, तो बस भगदड़ मच गई। 1938 में ही प्रगतिशील लेखक संघ में लिपि के मुद्दे पे भगदड़ मच गई। हिंदी उस समय विकसित हो रही थी। प्रगतिशील लेखक संघ में हमारे छायावाद के रचनाकारों ने भी रुचि ली। सुमित्रानंदन पंत, निराला, अग्गे, ये तीनों लोग कलकत्ता के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। लेकिन जब लिपि की बात आई तो ये तीनों लोग पीछे हट गए। अब आप समझ सकते हैं कि 1938 के प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वासन अग्गे तीनों लेखक सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब वहाँ महासचिव प्रगतिशील लेखक संघ का कहता है कि भारत की भाषाओं की भारतीय लिपियाँ नहीं होनी चाहिए बल्कि रोमन लिपि होनी चाहिए, तो इस मुद्दे पर इन तीनों महापुरुषों ने, हमारी हिंदी के महापुरुषों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। यानी कि हमारे जो हिंदी के रचनाकार थे उनको चीज़ों की समझ थी। आज तो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमको भगवाधारी कह दिया जाता है, राष्ट्रीयता की कोई बात नहीं करना चाहता, सनातन संस्कृति की कोई बात नहीं करना चाहता, भारतीय संस्कृति की कोई बात नहीं करना चाहता। अगर भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे को हम उठाते हैं तो एक झटके में हमको भगवावादी कह दिया जाता है। ठीक है, हम भगवावादी हैं तो क्या है? अरे आप लोगों ने तो अपना नारा ही लाल सलाम बना रखा है। लाल सलाम, लाल यानी खून, खून से रंग के सलाम कर देंगे।
सलाम, हमारा सलाम खून से रंगा हुआ होगा। इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है, कभी आप सोवियत संघ में सम्मिलित देशों के नाम जानिए। रूस एक बड़ा देश था, लेनिन ने वहाँ पे क्रांति करने के बाद उसने अपने आसपास के देशों को अपने साथ सम्मिलित कर लिया। मज़े की बात है कि ज़्यादातर देश मुस्लिम बहुल देश थे, और एक इस्लामिक जिहाद में एक शब्द है अल-तकिया, यानी कि आपके ऊपर कोई ज़्यादा ताकतवर आ गया है तो झुक जाओ। तो अल-तकिया का उपयोग करते हुए ये जो इस्लामिक देश थे, इन्होंने देखा कि पूरे यूरोप में उथल पुथल मची हुई है प्रथम विश्व युद्ध में, तुर्की तक जो है निपट गया, हम भी कहीं ना निपट जाए, तो धीरे से ये सोवियत संघ में शामिल हो गए। इन देशों के नाम अक्सर कर आपने सुने होंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सारे देश अगर आप बहुत ध्यान से नक्शे को देखें तो भारत के ठीक ऊपर कैस्पियन सागर तक ये सारे देश फैले हुए हैं। और उज्बेकिस्तान को तो आप जानते ही होंगे, वहाँ की दक्षिणी उज्बेकिस्तान में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी से बहुत मिलती जुलती भाषा है। अरे बशाओ आओ, इस तरह से लोग बोलते हैं। और ये जो उज्बेकिस्तान है, इसी के तीन, ये सोवियत संघ का पार्ट था, इसी के 3 शहरों के नाम तो आपने सुन ही रखे होंगे, बुखारा, समरकंद, ताशकंद तो आपको पता ही होगा, वही ताशकंद जहाँ हमारे लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन हुआ। शरद खरे जी ने कहा कि जार ने ही सम्मिलित करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैंने कहा ना, अल-तकिया में जब ताकतवर आता है तो वो शामिल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं उसको नहीं जोड़ना चाहता पूरे प्रसंग को, लंबा प्रसंग है वो, इतिहास का बड़ा प्रसंग है। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अल-तकिया के तहत जब भी ताकतवर इनके ऊपर हावी होता है तो ये धीरे से झुक जाते हैं, और धीरे से झुक के सोवियत संघ का निर्माण हो गया। अब सोवियत संघ का निर्माण हुआ, जैसे ही अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ा, जैसे ही अमेरिका ने जो पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देश हैं उन पे अपना नियंत्रण किया, ये देश कसमसाने लगे, और 1992 आते आते ये सारी प्रगतिशीलता भूल गए, खत्म हो गई प्रगतिशीलता की कहानी। सोवियत संघ टुकड़े टुकड़े हो गया, 18 टुकड़े, रूस अकेला रह गया, और जो सारे के सारे उस संघ में, सोवियत संघ में सारे देश जो जुड़े हुए थे, सारे के सारे अलग हो गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 5 देश ऊपर अपना काम कर रहे थे, प्रगतिशीलता यहीं से आई। तो जो ये 5 देश अल-तकिया कर रहे थे, वही अल-तकिया कहीं ना कहीं सज्जाद जहीर के दिमाग में था, और इसीलिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। लेकिन यहाँ लेकिन है, जैसे ही भारत विभाजन का निर्णय आया, आप विचार करिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसितां हमारा, ये इकबाल का जो ये नज़्म थी, जैसे ही पाकिस्तान का विचार आया, इकबाल सारा हिंदुस्तान विस्तान भूल गए, पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगे। इसको अल-तकिया कहते हैं। इस अल-तकिया के मर्म को अगर आप समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। खुरासान मॉड्यूल क्या है, गजवाए हिंद क्या है, जिहाद क्या है, गाजी क्या है, हाजी क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जजिया क्या है, ज़कात क्या है, और अभी हाल में मैंने पिछले दिनों कहा एक हलाल शब्द भी आ गया है, हलाल। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में तब आएंगी जब आप चीज़ों को समझो। ये जितने भी प्रगतिशील लोग हैं, इनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये जैसे ही मुसलमान से संबंधित कोई बात होती है तो उसको अल्पसंख्यक का रूप देके उसको वॉकओवर दे देते हैं। हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणवादियों के लिए, सामंतवादियों के लिए, सनातन संस्कृति वालों के लिए धर्म अभिम है। लेकिन बाकी किसी के लिए धर्म अफीम नहीं है, वो उनका अधिकार है। प्रगतिशीलों की जो सबसे खास बात है, मुक्ता मिश्रा जी अगर हों तो समझ लीजिए,
प्रगतिशीलों की जो सबसे खास बात है वो यही बात है कि सनातन संस्कृति वाले, भारतीय संस्कृति वाले, हिंदू धर्म वाले, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, जो शब्द जो दिए गए हैं, मैं उन शब्दों की बात कर रहा हूँ, अगर ये धर्म की बात करते हैं तो धर्म अफीम है। लेकिन अगर बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं, ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं, मुस्लिम धर्म के बारे में बात करते हैं, तो वो वॉकओवर है, वो अल्पसंख्यक है, उनका वो अधिकार है। ये समझने वाली बात है। लोग प्रगतिशीलता के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि सच बात बता दूं तो ज़्यादातर प्रगतिशीलों को जो नए नए जुड़ते हैं, नए नए मुल्ला बनते हैं, उनको प्रगतिशीलता के बारे में पूरा पता ही नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि 1938 के दूसरे अधिवेशन में ही भारतीय लिपियों के बहिष्कार की बात आ गई और कहा गया कि रोमन लिपि। तो हमारे उस समय के पुरोधाओं ने, हिंदी साहित्य के पुरोधाओं ने एक तरह से उससे किनारा कर लिया और प्रगतिशील लेखक संघ उर्दू रचनाकारों का संगठन मात्र रह गया। हिंदी के रचना का 2-4 ना के बराबर। देखिए गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ी होती है कि 1947 में जैसे ही पाकिस्तान की घोषणा होती है, ये श्रीमान जी सज्जाद हसीर, भारत के सबसे बड़े प्रगतिशील, जिनका पूरा परिवार प्रगतिशील है, ये श्रीमान सज्जाद जहीर पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं बाय ए ट्रेन टू पाकिस्तान। लखनऊ में जन्म लेने वाला व्यक्ति पाकिस्तान रवाना हो जाता है। अब समस्या ये है कि दिमाग में कीड़ा प्रगतिशीलता का लगा हुआ है। जिन्ना के मरने के बाद इकबाल रहे नहीं, जिन्ना रहे नहीं, तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का विचारक कौन होगा? सज्जाद जहीर, फैज अहमद फैज, 2 ही नाम ना, 2 ही नाम, केवल 2 नाम। उस युग में यही 2 बड़े नाम थे विचारकों के, प्रगतिशील विचारकों के, जो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में तो जाके बैठ गए। जब इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना तो इस पाकिस्तान का विरोध नहीं किया उन्होंने, बल्कि पाकिस्तान में जाके बैठ गए। तो ये फैज अहमद फैज और सज्जाद जहीर वहाँ पे अपने लिए शासन हथियाने के लिए गुड़ा भाग लगाने लगे। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान में तो फौजियों की चलती है। जब तक प्रधानमंत्री चाहता है, फौज के हिसाब से चलता है, तब तक तो फौज काम करने देती है। और जहाँ प्रधानमंत्री थोड़ा सा फौज के हिसाब से हट के चला, मैदान साहब, पाकिस्तान के इस चरित्र को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों लोग और साथ में इनका जो समूह इन्होंने बनाया था, वो सारा का सारा सत्ता पलटने के षड्यंत्र में पाकिस्तान में पकड़ा गया, अरेस्ट हो गया, जेलों में ठूंस दिया गया। और वहाँ से जेल से छूटने के बाद 1954 में ये सज्जाद जहीर वापस भारत आता है। अब ये सज्जाद जहीर प्रारंभ से ही जवाहरलाल नेहरू का मित्र है। आप अगर प्रगतिशील लेखक संघ का इतिहास पढ़ेंगे, उसके अधिवेशनों का इतिहास पढ़ेंगे, तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू उन अधिवेशनों में सम्मिलित हुए हैं। अब बताइए, पाकिस्तान में जाके दोस्त जेल में चला गया, 47 से 54 यानी कि 7 साल बाद वो लौट के आ रहा है जैसे तैसे शरणार्थी बन के, और भारत में नेहरू जैसा प्रधानमंत्री है। तो बताइए क्या करेगा? क्या करेगा? भारत की तुरंत नागरिकता प्रदान कर दी गई है। भारत की नागरिकता तुरंत प्रदान कर दी गई। और ये जो अब तक इनका कार्यक्षेत्र जो लखनऊ था, माहौल यहाँ का बदल चुका था। सीन यहाँ पे ये बन चुका था कि यूसुफ खान को भी दिलीप कुमार नाम रखना पड़ रहा था, किसी को अजीत नाम रखना पड़ रहा था, किसी को जगदीप नाम रखना पड़ रहा था। ये दृश्य था। तो ऐसे दृश्य में हिंदी क्षेत्र में इनका टिकना बड़ा मुश्किल था। तो अब ये बॉम्बे में जाके बसे। और बॉम्बे में जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि सांस्कृतिक परिदृश्य, इप्टा जिसको कहते हैं आज, इप्टा,
इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, इप्टा का गठन किया। और इप्टा का गठन करने के बाद लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर, लगभग पूरे तंत्र पर इनका कब्जा हो गया। अब आप बाकी की कहानी समझ सकते हैं। बाकी की कहानी समझ सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ और सज्जाद जहीर का ये हश्र होने के बाद भारत में जो शायर थे और जो उसके वो थे लेखक, उनके लिए पाकिस्तान नामुराद लगने लगा, फौजियों से उनको डर लगने लगा और उनको भारत सबसे आसान जगह लगी। और उसके बाद हमारे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में ब्रिटिश पीरियड में हम अपने धार्मिक आख्यानों पे मूवी बना सकते थे, फिल्म बना सकते थे, बनती थी। भारत के फिल्म इतिहास को अगर देखेंगे तो आज़ादी से पूर्व हमारे पारंपरिक, हमारे सांस्कृतिक, हमारे ऐतिहासिक आख्यानों पे बड़ी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी फिल्में बनी। लेकिन अब इस सज्जाद जहीर की एंट्री के बाद वहाँ एक समूह तैयार होता है। जान निसार अख्तर, अभी आजकल मैं जो नाम ले रहा हूँ, मैंने लिया था 2-3 बार जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर के पिताजी जान निसार अख्तर, और जावेद अख्तर के ससुर साहब कैफी आजमी। और फिर सारे के सारे शायर लुधियानवी, शकील बदायूनी, सलीम, जावेद वगैरह 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 वगैरह। अब आप समझ सकते हैं कि अब हमारी फिल्मों में नायक ब्राह्मण होगा, पंडित होगा मंदिर का, एक छोटा सा दुकानदार होगा जो एक गरीब औरत को आके दरवाज़ा बंद करके बलात्कार करेगा, एक चिड़चिड़ा ठाकुर होगा, वो अत्याचार पे अत्याचार करेगा। और दृश्य बदलना शुरू हो गया। और मुसलमान अजान देने वाला अल्लाह का नेक बंदा। नैरेटिव को समझिए मेरे दोस्तों कि आखिरकार क्या कारण हुआ कि धीरे धीरे पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनने लगी वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का विरोध करने वाली फिल्में बनने लगी। ये दृश्य मालूम है आपको क्यों बदलना शुरू हुआ? ये दृश्य इसलिए बदलना शुरू हुआ कि दक्षिण में, बॉम्बे से अलग हटके दक्षिण में फिल्मकारों ने अपनी परंपरा को एक बार पुनर्जीवित किया। या एक दो जो हमारे स्ट्रॉन्ग फिल्मकार थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा जिंदा रखा और थोड़ा बहुत जो है टेलीविज़न ने शुरू किया। लेकिन जैसे ही टेलीविज़न का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ तो टेलीविज़न पे भी जो भी भारतीय सांस्कृतिक आख्यान है उन पे प्रतिबंध लगना शुरू हुआ, उन पे रोक लगनी शुरू हुई। अब आप समझ सकते हैं कि प्रगतिशीलता का मतलब क्या है। ये प्रगतिशील लोग हिंदुत्व का कोई भी कदम हो उस कदम पे उंगली उठाने में एकदम आगे आ जाते हैं। लेकिन कश्मीर में जब पंडितों को भगाया जाता है, उनका नरसंहार किया जाता है, तो इनकी जुबान हिलती तक नहीं है। कैफी आजमी इतिहास सिद्ध बाबरी मस्जिद के ढहाने पे नज्म लिख सकते हैं, लेकिन उसी दौर में कश्मीर से पंडितों के नरसंहार पे कोई कलम से उनकी स्याही तक नहीं निकलती है। एक ही दौर है, लगभग एक ही समय है। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें समझने की आवश्यकता है। आज का जो विषय मैंने जानबूझ के जो रखा वो प्रगतिशील लेखक संघ की भूमिका पे रखा। और क्योंकि आज़ादी के बाद देश का परिदृश्य बदल गया, हमारे हिंदी साहित्य के उस समय के पुरोधाओं ने बिल्कुल भी रुचि नहीं ली, जरा भी रुचि नहीं ली। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 1954 आते आते जब ये बंदा लौटा तब तक प्रगतिशील लेखक संघ धीरे धीरे ध्वस्त हुआ।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1954 के बाद प्रगतिशील लेखक संघ का कोई भी वार्षिक अधिवेशन, अखिल भारतीय अधिवेशन संभव नहीं हो पाया। प्रगतिशील लेखक संघ चलता रहा, फंडिंग होती रही, प्रकाशन करता रहा, लेकिन लेखकों को एकजुट नहीं कर पाया। क्यों एकजुट नहीं कर पाया आपको पता है? 1982 में जनवादी लेखक संघ बनता है। 1954 से लेकर 1982 तक प्रगतिशील लेखक संघ के नाम पे इस्लामिक जिहादी भारतीय लेखकों को इकट्ठा नहीं कर पाए। उसके पीछे जो कारण है वो मैं आज आपको बताता हूं। एक और प्रगतिशील शायर है अली सरदार जाफरी। ये अली सरदार जाफरी ने 1947 में आज़ादी मिलने के तुरंत बाद जो पहला अधिवेशन हुआ, उस पहले अधिवेशन में लगभग रोके मार में अपील की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मत बनाओ। अरे यार, पाकिस्तान बन गया तो भी आप हिंदी को राष्ट्रभाषा मत बनाओ, ये इस तरह का बातें कर रहे हैं। ये भाषा का वो प्रश्न था जिस पे राहुल सांकतायन ने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। सरदार अली जाफरी के उस बयान के बाद कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मत बनाओ, हिंदी के लेखकों पे बड़ा असर पड़ा और आगे से लेके किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। नाम मात्र का प्रगतिशील लेखक संघ चलता रहा और ये प्रगतिशील लेखक संघ नेहरू परिवार का पिछलग्गू बन के रहा। सुविधा भोगी पिछलग्गू। और वो मैं बता ही चुका कि सज्जाद जहीर साहब की पुत्रियां JNU में सीधे घुस गई, सारी बातें हो गई। (1977) के बाद इमरजेंसी का समर्थन करने के बाद और 1977 में सत्ता परिवर्तन के बाद इनकी बची कुची जो प्रतिष्ठा थी वो भी धाराशायी हो गई। तब अंततः 1982 में फिर दोबारा, अब इस बार मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस बार इन इस्लामिक जिहादियों के हाथ में लेखक संघ नहीं था। इस बार लेखक संघ क्रिप्टो क्रिश्चियंस के हाथ में था और 1982 में जनवादी लेखक संघ के नाम से फिर भारतीय संस्कृति के इन शत्रुओं ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जनवादी लेखक संघ के विषय में मैं फिर कभी बात करूंगा। मेरा आज का जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि हिंदी का विरोध करने वाला प्रगतिशील लेखक संघ, इसकी स्थापना एक ऐसे व्यक्ति ने की जो विभाजन के समय पे राष्ट्र के प्रति निष्ठा छोड़ के पाकिस्तान भाग गया और उसके बाद वहाँ पे सत्ता हड़पने के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में जब नेता नहीं बन पाया और जान पे बनाई तो वापस भारत आ गया और वापस भारत आने के बाद अपनी जवाहरलाल नेहरू से मित्रता के आधार पे नागरिकता ले लेता है और नागरिकता लेने के बाद पूरे सांस्कृतिक परिदृश्य पे अपना कब्जा कर लेता है। ये हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय बात है। राष्ट्रवादी लेखक संघ की क्यों आवश्यकता है, मैं उस दिशा में आपके सामने छोटे छोटे तथ्य प्रतिदिन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लॉकडाउन का समय हमें पढ़ने का भी अवसर प्रदान कर रहा है और ये लॉकडाउन का समय हमें तथ्यों को आगे लाने का हमें अवसर दे रहा है और इतना ही नहीं, हमें एकजुट होने का अवसर दे रहा है और एकजुट होने के बाद सांस्कृतिक एकता के लिए, राष्ट्रीयता के उत्थान के लिए हमें काम करने का भी अवसर दे रहा है। मैं आप सभी साथियों से यही गुजारिश प्रतिदिन की तरह करूंगा कि आइए हम लोग साथ साथ चलें और अपनी सनातन संस्कृति, अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के उत्थान के लिए एकजुट हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।